नमस्कार, सीसीए ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं जनसंचार माध्यम। इसकी पूर्व की कक्षाओं में हमने इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था संचार के प्रकार और अंत में चल रहा था हमारा पत्रिकाएं, प्रिंट मीडिया। तो आज अपना श्रव्य माध्यम रहेगा, जनसंचार का प्रमुख माध्यम रहेगा रेडियो। रेडियो यह जनसंचार का श्रव्य माध्यम यह सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। इसकी शुरुआत इटली के मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया। वायरलेस की खोज की और इसी का रूपांतरण रेडियो है। तो हमने देखा कि सर्वप्रथम इटली के मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की और यही वायरलेस आगे चलकर रेडियो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो रेडियो क्या है? एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य का मतलब सुन सकते हैं हम, इसमें व्यक्तियों की आवाज सुन सकते हैं लेकिन उन्हें देख नहीं सकते, इस कारण ये श्रव्य माध्यम है। तो सबसे पहले इटली में इसकी शुरुआत हुई और मार्कोनी द्वारा वायरलेस का आविष्कार किया गया। वायरलेस को ही हम रेडियो कहते हैं। अब भारत में 1921 ईस्वी में मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया डाक विभाग में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम ये किया गया कि 1921 ईस्वी में मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया डाक विभाग से संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। संगीत का कार्यक्रम 1921 में प्रस्तुत किया गया और 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। वर्तमान में आज भारत में 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशनों का जाल बिछ गया है। तो आज वर्तमान में 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशन है। आज हम रेडियो की बजाय से एफएम के नाम से जानने लग गए हैं।
फ्रीक्वेंसी मोड। रेडियो के बाद दूसरा जो आता है जनसंचार का माध्यम वो है टेलीविजन। टेलीविजन 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 की शुरुआत कब हुई, किस प्रकार हुई, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। टेलीविजन की शुरुआत सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में। टेलीविजन को हम ये है जनसंचार का दृश्य सर्वे माध्यम है। दृश्य सर्वे माध्यम है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में न्यूयॉर्क व वाशिंगटन के मध्य प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। तो सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी से न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के मध्य प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो भारत में 1963 सर्वप्रथम तो 1936 ईस्वी में बीबीसी की स्थापना हुई। बीबीसी ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग की स्थापना। भारत में टीवी की स्थापना। 15 सितंबर 1959 ईस्वी में हुई। तो इसका मकसद क्या था? सामुदायिक कार्यक्रमों का विकास करना था। इसका स्थापना या इसकी शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी में, और ये विधिवत रूप से कार्य करने लगा। विधिवत रूप से 15 अगस्त 1965 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। टेलीविजन विधिवत रूप से अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है 15 अगस्त 1965 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1976 ईस्वी में आकाशवाणी से अलग करके इसका नाम दूरदर्शन रखा गया। तो हमने देखा कि सर्वप्रथम 1927 में पहला प्रयोग किया गया। बीबीसी में 36 में बीबीसी की स्थापना हुई। 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। लेकिन ये टेलीविजन विधिवत रूप से अपना प्रसारण 15 अगस्त 1965 से करने लगा। 1976 ईस्वी तक इसको आकाशवाणी ही कहा
जाता था, लेकिन 1976 ईस्वी 1 अप्रैल 1976 ईस्वी के बाद आकाशवाणी से इसको अलग करके इसको नाम दिया गया, दूरदर्शन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? दूरदर्शन। रेडियो टेलीविजन के बाद में अपना टॉपिक है सिनेमा जगत। सिनेमा आप सभी लोग जानते हो, फिल्में देखते हो, उसी को थिएटर सिनेमा कहते हैं। सर्वप्रथम सिनेमा की शुरुआत कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम फिल्म निर्माण कार्यक्रम फ्रांस में हुआ, और फ्रांस में ही आप देखते हुए ये जो जितने भी फिल्मों से संबंधित अवार्ड दिए जाते हैं फ्रांस से, पेरिस से दिए जाते हैं। तो इस सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में फ्रांस में पहली फिल्म, फ्रांस में पहली फिल्म फ्रांस में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी। तो सर्वप्रथम पहली फिल्म फ्रांस की थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। अब हम देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम फिल्म कब बनी? तो भारत में सर्वप्रथम या पहली फिल्म, भारत में पहली फिल्म 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के के द्वारा मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया गया तो सर्वप्रथम भारत में 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के के द्वारा एक मुख्य फिल्म बनाई गई। इसमें केवल चित्र थे, आवाज नहीं थी, और वो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। फिर बाद में धीरे धीरे चित्र के साथ साथ आवाज भी जुड़ने लगी, और 1931 ईस्वी में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। और आज तो हम देखते हैं कि बहुत सारी फिल्मों का निर्माण होते हैं। फिल्म नगरी मुंबई के नाम से जानी जाती है, मुंबई को फिल्म नगरी ही कहा जाता है। और इसके बाद में अगला टॉपिक आता है इंटरनेट। आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा ही प्राप्त कर रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा ही आप और मैं रूबरू हो रहे हैं। आप मेरे को देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। ये इंटरनेट के द्वारा संभव हो पाया। इंटरनेट शिक्षा, इंटरनेट पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकालय, रेडियो, टीवी, सिनेमा सभी का मिला जुला रूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट जो जनसंचार के प्रमुख माध्यम था उनका सम्मिलित रूप है। इंटरनेट के द्वारा हम शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, बैंकों के कार्य भी घर बैठे कर सकते हैं, हम इस पर कोई सी भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट चलता फिरता एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सम्मिलित रूप इंटरनेट है। और आगे हम देखते हैं कि ये जनसंचार के माध्यम है, उनका क्या प्रभाव है। जनसंचार माध्यम का प्रभाव,
आज हम ये जो जनसंचार के माध्यम है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, सिनेमा है, इनका सकारात्मक पक्ष तो है कि हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, डिजिटल होते जा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, हम बैंक के कार्य घर पे कर रहे हैं, कंपटीशन के फॉर्म, प्रतियोगिता के परीक्षाओं के फॉर्म हम घर बैठे भर देते हैं। इस इंटरनेट के द्वारा हमारा जीवन सुलभ हुआ है। हमें कई जो दैनिक आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति हुई है। हम घर पर ही बैठे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ सकारात्मक पहलू के साथ साथ इसके नकारात्मक पहलू भी उभर कर आए। साइबर क्राइम आया है, अश्लीलता बढ़ी है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। ये इनके नकारात्मक प्रभाव है। तो हमें ये करना चाहिए कि इनके जो सकारात्मक पहलू है उनको बढ़ावा देना चाहिए। नकारात्मक पक्षों पर हमें नकेल कसने चाहिए, उन्हें सीमित करना चाहिए ताकि इंटरनेट के प्रभावी प्रयोग से हम रूबरू हो सके, जनसंचार माध्यमों से हमारा जीवन सुलभ हो। आज हम देखते हैं कि इनके बिना, पत्र पत्रिकाओं के बिना, सुबह सुबह अखबार अगर नहीं पढ़ते तो अपना दिन सही नहीं होता। तो आज हम देखते हैं कि जनसंचार के जो माध्यम है इनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी लगती है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंचार के जो माध्यम है वो हमारे एक अंग के रूप में कार्य करें। हमें दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जनसंचार के माध्यम अति आवश्यक है। जनसंचार माध्यमों के बिना हम रह ही नहीं सकते, हमारा जीवन संभव ही नहीं। आज की स्थिति में हम देखते हैं, आज अगर इंटरनेट व्यवस्था ठप हो जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ कौन सी घटना घटित हो रही है, किस देश में, किस जगह, किस जिले में, किस ग्राम में कौन सी घटना घटित हुई है। जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो ये इंटरनेट के माध्यम के द्वारा, जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ही हमारे को इसके बारे में पता चलता है, इसके आंकड़ों के बारे में पता चलता है, इसके बचाव के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से हमें मास्क पहनना है और 2 गज की दूरी बनानी है। तो इस प्रकार से जनसंचार के जो माध्यम है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू बन रहे हैं। इन्हें सकारात्मक पक्षों की ओर ले जाना चाहिए, न कि नकारात्मक पक्षों की ओर। नकारात्मक पक्षों को कम करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अपना जनसंचार माध्यम का टॉपिक जो भी चैप्टर था पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।